हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। दिस इज साधना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बजट 2022 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। और किसके द्वारा पेश किया गया है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच रहा है निर्मला सीतारमण जी का, जो कि सभा में 93 मिनट का स्पीच रहा उनका। और जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सा पैसा कहाँ लगना है। तो बजट बेसिकली होता क्या है? जो आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है, यानी कि कितना पैसा आया और ये पैसा कहाँ कहाँ लगना है, ये सारा बजट के अंतर्गत बताया जाता है कि सरकार के पास कितना पैसा कलेक्ट हुआ और वो पैसा देश के विकास में कहाँ कहाँ कितना कितना लगाने वाली है। तो आइए जानते हैं कि बजट में किसको कितना फ़ायदा रहने वाला है, किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाने वाली है सरकार। तो मे भी 40 लाख करोड़ रुपए तक का लगाने का बोला है और ये एक पेपरलेस बजट है। तो बजट बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। बजट के सत्र अलग अलग होते हैं। तो पहला सत्र जो होता है जनवरी से फरवरी चलता है, और सेकंड जो सत्र होता है वो जुलाई से अगस्त रहता है। एंड शीतकालीन जो पेशकश होती है वो नवंबर से दिसंबर के टाइम पे होती है। तो अभी जो फिलहाल है वो 1 फरवरी को पेश कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि बजट में किसके लिए कितना फ़ायदा रहने वाला है। तो आम आदमी को कितना फ़ायदा रहेगा, कितना नुकसान रहेगा, एंड रोजगार पे कितना चलेगा, इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाना होगा, तो हेल्थ सेक्टर में कितना सरकार लगाने वाली है। तो सारा ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अमृतकाल के लक्ष्य क्या क्या रहे, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। विकास में लगेगा समग्र समावेशी कल्याण के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, यानी कि सभी का कल्याण इंक्लूसिव जो होगा। और प्रौद्योगिकी में जनित विकास, ऊर्जा संक्रांति, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उस पर ज़्यादा काम होगा। एंड प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश चलाया किया जाएगा। और ये 4 प्राथमिकताएं दी जाएंगी 4 चीज़ों को। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, और निवेश का वित्त पोषण। और ऊर्जा जो है जलवायु पर कार्य पर काम होगा, जो कि जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उस पर काम होगा। एंड ये कुछ अर्थव्यवस्था की बहाली हैं जो कि देश प्रतिरोधक क्षमता की घोतक हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जीडीपी वगैरह का क्या क्या रहा है। एंड नेक्स्ट रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था सतत बहाली प्रदर्शन, कहाँ कहाँ कितना रहा। यहाँ में बताया गया कि वैक्सीनेशन कितना रहा, अडल्ट पॉपुलेशन का विद कितना स्केल रेश परसेंट रहा, और सेकंड डोज का कितना परसेंट रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ग्राफ दिया हुआ है, पूरा पेश किया गया है कि कहाँ पे कितना वैक्सीनेशन हुआ, कितना अडल्ट को हुआ, कितने परसेंट सेकंड डोज का रहा। तो ये सारी सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। 7 इंजन यथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्टर्स, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संचालित। और राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य है विश्व सततीय आधुनिक अवसंरचना लॉजिस्टिक सहक्रिया है। एक्सप्रेस वेज के लिए मोटर प्लान तैयार किया गया है, जो कि जिसका जो टारगेट रहा है वो 2022 से 2023 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा करना है। यानी कि 2022 से 2023 तक 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट रखा गया है एक्सप्रेस वेज के तहत। ये सारे किसके अंदर है? पीएम गति शक्ति। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म्स, जिसके सभी मोड ऑपरेटरों में डाटा विनिमय हो सके, यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी एंड स्टेक। पीपीपी के तहत, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो किया गया है, पीपीपी के तहत 4 मल्टी मॉडल्स लॉजिस्टिक पार्क स्थापना की जाएगी, जिनके लिए 2022 से लेकर 2023 तक के ठेके दिए जाएंगे। यानी कि जो P3P यानी पीपीपी मॉडल जो है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 4 मल्टी मॉडल्स हैं, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, जिसका टारगेट रखा गया है 2022 से 2023 तक। एकीकृत पोस्ट और रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों के पोषण में सुविधा हो। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट और कवच का क्षेत्र विस्तार होगा। नई जनरेशन की 400 वंदे भारत टेस्ट रहेंगी। यानी कि ये सारे जो कि बताए जा रहे हैं, ये सारे जो अभी बजट पेश किया गया है उसमें कहाँ कितना पैसा लगना है, उसके लिए ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये पीएम शक्ति में इतना पैसा लगेगा, नेशनल हाईवे इतना बनेगा 25,000 किलोमीटर का,
और 3P के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, जिनका टारगेट 22-23 रखा गया है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कवच का क्षेत्र विस्तार होगा। नई जनरेशन के लिए 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। सार्वजनिक शहरी परिवहन रेलवे स्टेशन के बीच मल्टी मॉडल संपर्क बनाए जाएंगे। परंपरागत सड़कों के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में नेशनल रोड बेस डेवलपमेंट प्लान रहेगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि में क्या क्या रहेगा, कृषि के लिए यानी कि एग्रीकल्चर किसानों के लिए बजट कितना फायदेमंद रहेगा, तो आइए जानते हैं कृषि के क्षेत्र में और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। फर्स्ट रहेगा गंगा नदी से सटे कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाले रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि जो गंगा के किनारे कृषक भूमि क्षेत्र हैं उनके लिए रसायन मुक्ति प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कदक उत्पादों के फसलों के परागत मूल्य संवर्धक उपभोग और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 3P यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता होगी, यानी कि किसानों के लिए डिजिटल किया जाएगा, उनके लिए खाद जिस क्षेत्र में वहाँ पे नहीं पहुँचाया जा सकता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं तो उनमें किसानों के लिए डिजिटली उपलब्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ड्रोन्स होते हैं किसानों के लिए हेल्प करेंगे, जो कि डिजिटली उनके पास जो भी सामान होगा ड्रोन के जरिए उनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाया करेगा। तो यहाँ पे भी बजट में से यहाँ पे भी कुछ खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कृषि स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना, यानी कि कृषि के स्टार्टअप्स में कुछ वित्त पोषित जो पूंजी रहेगी उसमें कुछ स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा enhanced procurement to support higher distributions during पेंडेमिक में क्या क्या रहेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन रहा वीट का एंड राइस का, ये दिया गया है, और क्या रहने वाला है आगे की टाइम पे, और 2019-20 में कितना रहा ये वो दिया गया है, और आगे आने वाले टाइम पे कितना रहने वाला है अप टू 2021-22 एंड 18 से 19 ये ग्रीन वाला रेशियो दिया गया है कि इतने लाख टन तक डिस्ट्रीब्यूशन रहा, और 2019-20 का ये रहा जो ऑरेंज वाला रेशियो दिया गया है, और 2021-22 में ये येलो वाला रहा जो कि इतना अप टू गया है। तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स इन मिलियंस टन, इतने टन्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो कि पेंडेमिक के टाइम पे जो कि राशन जो दिया गया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इतने लाख टन तक डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, जिससे 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिल सकेगा। ऐसा ही 5 और परियोजनाएं क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया में हैं। जैसे कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किया गया था जिसमें 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हुई थी, जिसके लाभ से और 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिल सकेगा। और ऐसे ही और 5 ऐसे प्रोजेक्ट का प्रोसेस करने की प्रक्रिया में जारी है। तो इस पर भी खर्चा होगा, जो कि आने वाले टाइम में 5 ऐसी कैन बेतवा जैसे प्रोजेक्ट और भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्री सेक्टर में देख सकते हैं ग्रोथ 16-17 में कितना रहा, और 17-18 का ये ग्रोथ रहा है, और 18-19 का ये रहा डाउन हुआ है, देन 19-20 में थोड़ा अप हुआ, देन 20-21 में और बिल्कुल सिमिलर रहा है, और अभी 21-22 में यानी कि 2016-17 से लेकर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना % का मतलब डाउन हुआ है। तो ये यहाँ पहले 6.8 था, अभी 3.9 है प्रेजेंट में। तो आप देखते हैं कृषि सेक्टर में जो है डाउनफॉल आए हैं। नेक्स्ट शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या रहने वाला है, हम एजुकेशन के बारे में जान लें। गुणवत्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन होगा, क्वालिटी एजुकेशन पे काम होगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रमों को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना, यानी कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल के माध्यम से क्या होगा 200 टीवी चैनल्स को दिखाना होगा, जिसमें बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, बच्चे मतलब उससे रियलिटी के साथ में उससे कनेक्टेड हो पाए, उनको एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन मिले। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल जो उनका स्किल्स हैं, उत्प्रेरक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं और कौशल परक ई प्रयोगशालाओं का स्थापना की जाएगी।
एंड वर्चुअली जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनका इस्टेब्लिश किया जाएगा। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रदान करने वाले सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि डिजिटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इस्टेब्लिश होगा, जो कि यानी कि जो कि वर्ल्ड लेवल पर गुणवत्ता यानी क्वालिटी एजुकेशन देंगी, जो कि वर्ल्ड लेवल की होगी। और ग्लोबलाइजेशन होगा एजुकेशन का। डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ताप्रद ई विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। यानी डिजिटली एजुकेशन बच्चों को प्रदान की जाएगी। जैसा कि आप जानते हो कि पेंडेमिक के टाइम पे एजुकेशन का मोड बिल्कुल ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आ गया है, यानी कि बिल्कुल डिजिटलाइजेशन ही एजुकेशन का होता चला जा रहा है। उसी को देखते हुए डिजिटली एजुकेशन पे ज़्यादा बजट में फोकस किया गया है कि डिजिटल ज़्यादा किया जाए चीज़ों को। उसी प्रकार एजुकेशन भी उसी के अंतर्गत आ गई है। और एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम रहा है डिजिटली और पेंडेमिक के टाइम पे, जो कि आपको एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, तो यूट्यूब एक बेस्ट माध्यम है आप फ्री एजुकेशन को पाने का। कौशल विकास ऑनलाइन टैगिंग को बढ़ावा देने के लिए कौशल एवं आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम। कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ काम होना है। ड्रोन एज अ सर्विस ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि ये रहा स्किल के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानते हैं हम हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या रहने वाला है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। एंड एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। तो ये सारे हेल्थ के सेक्टर में रहेगा कि कहाँ कहाँ पे हेल्थ में कितना कितना खर्च करना है, तो वो दिया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ में इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। गुणवत्ता परामर्श नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, जो कि मेंटली जो हेल्थ होते हैं, डॉक्टर्स साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनमें क्वालिटीज़ आपको परामर्श जो मिलेंगे काउंसलर को आपके लिए, उन प्रोग्राम्स को शुरू किया जाएगा जो मेंटल हेल्थ के लिए आपको टाइम पे आपको परामर्श देंगे। एकीकृत कार्यक्रम जिसमें रहेंगे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में समन्वय किया जाएगा, यानी कि 2 लाख आंगनवाड़ियों को और सक्षम बनाया जाएगा। और ये रहेगा सक्षम, इतना इनमें इतना खर्च रहेगा, करोड़ में दिया गया है। पीएम पोषण में इतना करोड़ रहेगा, मिशन में इतना, एंड मिशन शक्ति में इतने करोड़ रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये पैसा बताया गया है कि कहाँ किस स्वास्थ्य की सेवा के लिए कितना खर्चा होगा। सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण। जो सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण कैसे रहेगा। हर घर नल से जल, यानी कि हर घर नल हो। तो जल मिशन के तहत, जिसमें कि 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, यानी कि 22-23 तक कितने परिवारों के लिए किया जाएगा, 3.8 करोड़ परिवारों के लिए हर घर जल की सुविधा की जाएगी। पीएम आवास योजना में कितना रहेगा, 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है, यानी 22-23 लाख तक कितने घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, 80 लाख घर। पीएम देव उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास के लिए धन। जो उत्तर पूर्व के जो साइड है वहाँ पे सामाजिक विकास के लिए धन खर्च किया जाएगा पीएम योजना के तहत। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिले के पिछड़े हुए ब्लॉक के विकास के लिए कार्यक्रम में पैसे खर्च किए जाएंगे। वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम, जो कि विकास से वंचित पूर्वी सीमा के गांव के विकास का लक्ष्य है। डाकघरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग, 70% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था की जाएगी डिजिटल बैंकिंग का। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना। ECLGS को लागू करना होगा। हॉस्पिटलिटी और संबंध उद्योगों पर विशेष ध्यान, यानी कि हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बिकॉज एज यू नो कि हेल्थ सेक्टर में ध्यान देने से मतलब है कि
कोविड-19 के टाइम पे आप भी जानते हो कि हमारे हेल्थ सेक्टर कितना हेल्पफुल रहा हमारे देश के लिए। तो हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और विभिन्न पोर्टलों की इंटरलिंकिंग की जाएगी। जो सारे पोर्टल्स हैं उनको इंटरलिंक किया जाएगा। CGTSI का पुनरुत्पादन होगा। MSMI के कामकाज को बढ़ावा और इसमें तेजी लाना, इस कार्यक्रम को अभी लागू किया जाना है। ये MSME के अंतर्गत आएगा। उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2.0, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एंड ईज ऑफ लिविंग एंड ये रहेगा विश्वास आधारित शासन। IT सेतुओं के माध्यम से केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का समेकन एंड परिवेश पोर्टल के क्षेत्र का विस्तार। और ईज ऑफ लिविंग में चिपयुक्त पासपोर्ट जारी किया जाना। भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण होगा। शहरी नियोजन स्कीमों का क्रियान्वयन और संक्रमण उन्मुखी विकास। शहरी नियोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। विकल्प रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू करना, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे जिन पे काम होगा, जो कि हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल्स में भी हेल्प होगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा वर्क होगा। तो कंपनियों के सुरक्षित समापन के लिए CPACE की स्थापना। सरकारी अधिप्राप्ति में एंड टू एंड ऑन लाइन सिस्टम और सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग। PLI स्कीम के अंतर्गत 5G को समर्थन, यानी कि आने वाले टाइम में, अब तक तो 4G चल रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे 5G को भी समर्थन मिलेगा, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। यानी कि अब आने वाले टाइम में 5G को प्रमोट 5G का स्पेक्ट्रम होगा। औद्योगिक स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास का प्रारंभ होगा। और इसमें तुम देख सकते हैं कि किसमें कितना कितना खर्च होना है PLI स्कीम के तहत 2022-23 में। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में इतना करोड़ एंड लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर में 5300 करोड़ एंड पैरामेट्रिकल्स में 1629 करोड़। निवेश का वित्त पोषण 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक निवेश रहेगा। एक्सपेंडिचर रहेगा कितना कितना किस किस में, ये आप देख सकते हैं। 2022-23 से RBI के द्वारा डिजिटल रुपये का संचलन, डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अवसंरचना की स्थिति, उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश के द्वारा निवेश में सहायता परक उपाय, उद्यान मात्र क्षेत्रों में सम्मिश्र वित्त संसाधनों को जुटाना, हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु ग्रीन बॉन्ड्स। 2022-23 में राज्यों के लिए GSDP के 4% के राजकोषीय घाटे को अनुमति दी जाएगी, जिनमें से 0.5% विद्युत क्षेत्रीय सुधार से संबंधित होगा। यानी कि 0.5 जो प्रतिशत जो रहेगा वो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में सुधार के इससे संबंधित होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है। कर प्रस्ताव यानी कि टैक्स का क्या क्या रहेगा, टैक्स किसके लिए कितना रिलीफ रहेगी टैक्स से। तो कर प्रस्ताव जो है गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर उद्यम रिटर्न दायरा कर सकने की अनुमति देना, यानी कि 2 वर्ष के अंदर करदाताओं को रिलीफ दी गई है कि वो अपना 2 साल के अंदर कर को टैक्स जो उसे रिटर्न कर सकते हैं। एंड विकलांगों व्यक्तियों के लिए कर में राहत मिलेगी। सहकारी सहमतियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में कमी करना, और राज्य सरकार के कर्मचारियों के NPS खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को बढ़ाना। कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप्स को शामिल करने की अवधि का बढ़ाना। आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाले आय पर 30% का कर लगाना, और बार की अपीलों से निजात पाने के लिए मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंध है। आय का लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को व्यापारिक व्यय न माना जाना। तो
तो ये सब इनकम में दिया गया है कि टैक्स कहाँ कहाँ कितना कितना रहेगा। और ये दिया गया है कि 2 साल के अंतर्गत आपको कर में रिटर्न होगा, और कर में किसको कितनी कितनी राहत रहेगी ये आप यहाँ से जान सकते हैं। नेक्स्ट रहेंगे रुपए का आगमन, यानी कि अब हम जानते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, यानी कि जितना पैसा सरकार के पास में आता है वो आता कहाँ से है, जो वो बाकी बजट पेश करके लोकसभा में, और फिर वो बताती है कि हम ये पैसा देश के कहाँ कहाँ लगाने वाले हैं। तो जानते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। ये बोरिंग्स एंड अदर्स लिबिलिटीज़ 35%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5%, कॉरपोरेशन टैक्स रहता है 15%। जैसा ही जानते हो कि टैक्स से ही पैसा इकट्ठा किया जाता है, यानी पैसा होता तो हमारा ही है कि हम टैक्स के रूप में उसे भरते हैं, सरकार को देते हैं, लेकिन वो पैसा हम कहाँ कहाँ देते हैं और टैक्स कहाँ कहाँ से लगता है, पैसा कहाँ कहाँ से जमा होता है सरकार के पास। नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट्स 2%, इनकम टैक्स 15%, जो इनकम टैक्स भरते हैं वो 15% पैसा रहता है गवर्नमेंट के पास। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% एंड कस्टम से 5% एंड जीएसटी से 16%। तो ये पैसा कलेक्ट होता है जो कि सरकार के पास में इकट्ठा रहता है। और कहाँ कहाँ से आता है, पेंशन से 4%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, और सब्सिडीज में 8%, डिफेंस में 8%, इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी 17%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 10%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 15%, अदर एक्सपेंडिचर 9%। ये पैसा आता है, और यहाँ पैसा कहाँ कहाँ लगता है फिर ये वो बताया गया है। पेंशन्स में 4% देता है वो, अदर एक्सपेंडिचर में 9%, सेंट्रल सेक्टर्स में 15%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 10%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज़ में 17%, इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, डिफेंस 8%, सब्सिडाइज में 8%, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में स्कीम्स में 9%। तो यहाँ पैसा आ रहा था, और यहाँ पैसा कहाँ कहाँ सरकार लगाती है। बजट एक नज़र में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इतना रहता है, और कैपिटल रिसिप्ट्स इतना रहता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है, इफेक्टिव कैपिटल ये है। और प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन कहाँ कहाँ, नेशनल हेल्थ में कितना रहता है, जल जीवन मिशन में ये बताया गया है, नेशनल एजुकेशन मिशन में इतना खर्चा रहता है गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, और पीएम किसान में। तो ये प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन होता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मंत्रालय आवंटन किस किस मंत्रालय के लिए कितना कितना जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तो किस स्कीम पे कितना कितना पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं मंत्रालय आवंटन में मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन को इतना जाता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र को इतने, ये सारे पैसे करोड़ में है, इतने करोड़ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इतना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को इतना। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो होती हैं उनको भी गवर्नमेंट पैसा देती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए इतना जाता है। तो ये पूरा करोड़ में दिया हुआ है कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा जा रहा है। तो ये आपको मे बी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपके पेपर में मिले कि किस मिनिस्ट्री के लिए कितना जाता है। तो ये था हमारा बजट जो कि पेश किया गया है लोकसभा में, बजट 2022। तो इस जो भी इंडिया में एग्ज़ाम्स होंगे, सारे एग्ज़ाम्स में बजट से क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ से आपको जानने को मिलेगा कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला, कहाँ से पैसा सरकार के पास आया, और सरकार कहाँ कहाँ पैसा लगाने वाली है, और उससे आम आदमी को और रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कहाँ कहाँ कितना पैसा लगने वाला है, और किसको कितना कितना फ़ायदा होने वाला है। तो ये था आज का बजट। और बाकी आप आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि सभी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।